हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषणवाद, जो कि किनका है? फ्राइड का है। ठीक है, तो आज हम फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत अच्छे से समझेंगे। और ये कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, इनके लिखे हैं, तो आप इनको भी ध्यान से देखिएगा। और वैसे सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी सबकी ज़ोर शोर से चल रही है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और हम मनोविश्लेषणवाद के विषय में भी अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यह किसका है? फ्राइड का है। फ्राइड का है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। अब किसके द्वारा? डैश के अनुसार इदम, अहम तथा परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। इन्होंने इदम, अहम तथा परम अहम ये 3 घटक माने किसके? व्यक्तित्व के। अभी हम इन तीनों के विषय में अच्छे से समझेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है तथा कितना भाग अचेतन है? तो हमारे मस्तिष्क का 1/10 भाग यानी सिर्फ 10% भाग क्या है? चेतन है। और 9/10 भाग अर्थात 90% भाग अचेतन है। किस मनोवैज्ञानिक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? तो किसने किया था? फ्राइड ने। अभी हम गत्यात्मकता और स्थलाकृतिक पक्ष, इन दोनों पक्षों के विषय में जानेंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है? ठीक है, एवं चेतन के 3 स्तर हैं। यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में यह चीज़ व्यक्त की गई थी। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसमें मानव व्यक्तित्व के अचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया, वह है। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? जिसने मानव व्यक्तित्व के अचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया, वो थे सिगमंड फ्राइड। निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? भंडार घर कहा जाता है इंद्रिय सुख की इच्छाओं का, तो वह किसको कहा जाता है? इदम को। इदम को सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद, अब यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा फ्राइड का परिचय ले लेते हैं पहले। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड, 1856 से 1939। इनका जन्म फ्राइबर्ग, चेक रिपब्लिक। 3 वर्ष बाद ही वियना, ऑस्ट्रिया चले गए थे ये। फ्राइड के विचार एवं रचनाएं 20वीं शताब्दी के प्रथम 4 दशकों तक असामान्य मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रभावपूर्ण रही। ठीक है, इनकी रचनाएं प्रभावपूर्ण रही। अवधारणा, इस सिद्धांत की 2 प्रमुख अवधारणाएं जिन्हें मन के भागों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मन के भाग, इसमें मन का एक गतिशील पक्ष है और दूसरा मन का स्थलाकृतिक पक्ष है, जो कि ऊपर क्वेश्चन में भी आया था अभी। तो मन का गतिशील पक्ष और मन का स्थलाकृतिक पक्ष, अब इन्हें समझते हैं क्या है। मन के भाग, मन का गतिशील पक्ष और मन का स्थलाकृतिक पक्ष। मन के गतिशील पक्ष में तीनों आ रहे हैं, देखो कौन कौन से? इदम, अहम और परम अहम। ठीक है, ये 3 मन के गतिशील पक्ष हैं। और मन के स्थलाकृतिक पक्ष हैं चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे ध्यान से समझ लेना पहले कि गतिशील पक्ष में कौन से आते हैं। इदम, अहम और परम अहम। मन का स्थलाकृतिक पक्ष में आता है चेतन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। मन का गतिशील पक्ष, परम, इसमें मन के गतिशील पक्ष में जैसे सबसे पहला है इदम है, इसमें इच्छाओं की जननी कहा जाता है इसे, और सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अहम, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है शुरू इसमें, ये युवावस्था में होता है और ये बचपन है। ठीक है, इदम बचपन की अवस्था है और अहम युवावस्था। परम अहम नैतिकता और आदर्श। ठीक है, अब इदम जो है वो सुखवादी सिद्धांत है, तो इदम
में क्या क्या है, जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो कि उसके मानसिक शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रही हों, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को इदम कहते हैं। जब एक व्यक्ति की जो शारीरिक इच्छाएं, मैंने चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हों कि मानसिक जो शक्ति है उससे वह कंट्रोल ना हो पा रही हों, शारीरिक इच्छाएं का भार ज़्यादा है और मानसिक शक्ति उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही हों, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को इदम कहा जाता है। ठीक है, अब इदम सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है। इदम को यह जन्मजात व वंशानुगत होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें बनता है, जन्मजात व वंशानुगत होता है। यह वृत्ति बच्चों में अधिक होती है जिसमें उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान, वास्तविकता आदि से कोई मतलब नहीं होता। मतलब उन्हें कोई समय नहीं देखना, स्थान नहीं देखना, बस जिस चीज़ की जिद करी अड़ गए जिसमें कि बस ये चाहिए तो चाहिए, तो ये सुखवादी सिद्धांत कहलाता है, इसीलिए कि बस इच्छा पूरी हो जाए। आदमी के अंदर के पशु, इसे आदमी के अंदर का पशु कहा जाता है। इदम किसी भी पशु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विवेक अविवेक का कोई ध्यान ही नहीं देना है। इदम किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता। बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद, सुख व संतुष्टि प्राप्ति चाहता है वह। ठीक है, कोई तनाव नहीं सहेगा, कोई इंतजार नहीं करना, बस जो सिर्फ तत्काल उसे क्या चाहिए? आनंद चाहिए, सुख व संतुष्टि चाहता है। इदम इच्छाओं की जननी है। इदम इच्छाओं की जननी है, जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं, और इसे सुखवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अहम क्या है? अब अहम के विषय में जानते हैं। अहम के विषय में जानते हैं। अहम वास्तविक सिद्धांत, ईगो जिसे कहते हैं। तो जब इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, अहम को वास्तविक सिद्धांत है। जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति हो तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को अहम कहते हैं। अहम वास्तविकता से संबंध रखता है। ठीक है, जो अहम है, ईगो है, वो वास्तविकता से संबंध रखता है, क्योंकि इनमें शारीरिक इच्छाओं में और मानसिक शक्ति दोनों में क्या होता है? संतुलन की स्थिति होती है। ये सामाजिक नियमों एवं नैतिक मूल्यों के कारण, सामाजिक नियमों एवं नैतिक मूल्यों के कारण मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वह वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है, जिसमें उसे निराशा भी मिलती है। यहीं से अहम ईगो प्रक्रिया का विकास होता है। अहम हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है, साथ ही इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह मानवता का प्रतीक है। ऊपर हमने इदम किसका प्रतीक माना था? पशुता का। ठीक है, पशु के समान व्यवहार होता है उसमें, और यह मानवता का प्रतीक है जो युवावस्था में सर्वाधिक होता है। मनुष्य के भीतर का आदमी भी इसे कहा जाता है, अहम को, और यह युवावस्था में सर्वाधिक होता है, जबकि इदम वह बचपन में सर्वाधिक होता है। अब परम अहम के विषय में जानते हैं। परम अहम आदर्शवादी सिद्धांत, जब एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर पा रही हो तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को परम अहम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप चित्र के माध्यम से समझिए इसे कि मानसिक, जो उसकी मानसिक शक्ति है वो इतनी प्रबल होती है कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर पा रही है। यानी जो शारीरिक उसकी इच्छाएं हैं वो हल्की पड़ जाएंगी और मानसिक शक्ति जो है वो प्रबल होंगी, भारी होंगी। ठीक है, तो वो उसे नियंत्रित कर पाएंगे, उसकी शारीरिक इच्छाओं को। तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को यहाँ पर हम परम अहम कहते हैं। सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित है।
जो परम अहम है यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित है। कामुक, आक्रामक एवं अनैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाती है। कौन? परम अहम। इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। किसको? परम अहम को ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आता है। परम अहम देवत्व का प्रतीक है। ठीक है, सबसे पहला इदम किसका था? पशुता का। दूसरा सेकंड अहम था मानवता का, और परम अहम है देवत्व का प्रतीक माना जाता है। फ्राइड का मानना है कि मनुष्य का जीवन इदम से प्रारंभ होता है, फिर अहम में प्रवेश करते हुए परम अहम तक जाता है। अब इदम, अहम, परम अहम, ये तीन क्या हैं? मन का गतिशील पक्ष थे जो हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मन का स्थलाकृतिक पक्ष, जिसमें पहला था चेतन मन। मन के इस भाग का संबंध वर्तमान से है। इसमें वे सारे मानसिक तत्व शामिल होते हैं जिनके बारे में एक व्यक्ति एक दिए हुए क्षण में जागरूक होता है। व्यक्ति जो कुछ भी प्रत्यक्षण करता है वह थोड़ी देरी के लिए तो चेतन में रहता है, फिर अर्धचेतन से होता हुआ अचेतन में चला जाता है। ठीक है, जिसे एक व्यक्ति जो है वह जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखता है, प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, सुन रहा है, तो वह उसके चेतन मन में उस समय रहता है। किंतु जैसे ही वह किसी और काम में बिजी हुआ तो वह अर्धचेतन में चला जाएगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है तो वह अचेतन, उसकी वह विचार, वह सोच जो है अचेतन में चली जाती है। अर्धचेतन मन क्या है? चेतन व अचेतन के मध्य का भाग, अर्थात न पूर्णतः चेतन है और न पूर्णतः अचेतन है। इसमें अनुभूति, इच्छाएं, विचार, भाव होते हैं। इसमें अनुभूति होती है, इच्छाएं होती हैं, विचार, भाव होते हैं, जो वर्तमान में तो चेतन में नहीं होते, परंतु जरा सा प्रयास से हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें अनुभूति होती है, इच्छाएं होती हैं, विचार और भाव होते हैं कुछ, जो वर्तमान में तो इसमें अनुभूति, इच्छाएं, विचार, भाव होते हैं जो वर्तमान में तो चेतन में नहीं होते, परंतु जरा से प्रयास से हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। जैसे कि हम कोई पुस्तक या कोई भी वस्तु, कोई पुस्तक ही ले लीजिए, कोई पुस्तक रख के हम कहीं पे भूल जाते हैं, जैसे कोई पुस्तक ही ले लीजिए कि अगर हमने कोई पुस्तक कहीं पे रखी है और हम फिर किसी और कार्य में लग जाते हैं, तो वह हमारे क्या हुआ, चेतन मन से वो बात निकल के कहाँ चली जाती है? अर्धचेतन मन में चली जाती है। किंतु जब पुनः हम अपने कार्य को, उस काम को समाप्त करके वापस आते हैं वहीं पर और उस बुक को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो कुछ थोड़े से प्रयास के बाद, थोड़ा याद करने के पश्चात ही वो हमारे पुनः जो बात थी वो कहाँ, जो अर्धचेतन में चली गई थी, वो वापस थोड़े से प्रयास के पश्चात हमारे चेतन मन में आ जाती है और हमें याद आ जाता है कि हमने ये पुस्तक यहाँ पर रखी है, और हम उसे ढूंढ के ले लेते हैं वापस। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्धचेतन की बात। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, यह चेतन व अवचेतन के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। अर्थात ये चेतन व अचेतन के मध्य एक सेतु, पुल का कार्य करता है। अब अचेतन मन के विषय में पढ़ लेते हैं थोड़ा। मन का सबसे बड़ा हिस्सा, अर्थात कितना सबसे बड़ा, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये अचेतन मन जो है वो 90% है। ठीक है, और चेतन मन कितना था? 10%। तो यह मन का सबसे बड़ा हिस्सा है। बाल्यावस्था की इच्छाएं, लैंगिक इच्छाएं, मानसिक संघर्ष से संबंधित इच्छाएं जो अधूरी रह जाती है, जो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, जो अधूरी रह जाती हैं, वो किसमें स्टोर हो जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं, किसमें? अचेतन मन में। ठीक है, संग्रहित रहती हैं। फ्राइड ने इसे व्यक्तित्व एवं व्यवहार में चेतन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। व्यक्तित्व एवं व्यवहार में चेतन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको माना है फ्राइड ने? अचेतन मन को। अचेतन में संग्रहित इच्छाएं चेतन में जब विकृत रूप में प्रवेश करती हैं तो वह व्यवहार को असामान्य बना देती है। ठीक है, जब अचेतन में संग्रहित जो इच्छाएं वो चेतन में जब विकृत रूप में, ठीक है, विकृत रूप में प्रवेश करती है तो वो हमारे व्यवहार को असामान्य बना देती है। हिमखंडीय निरूपण क्या है, इसे भी जान लेते हैं। फ्राइड द्वारा मन का हिमखंडीय निरूपण, फ्राइड ने
मन का हिमखंडी निरूपण किया है, जैसे चेतन मन का 1/10 यानी 10% मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है वो कितना है, बिल्कुल थोड़ा सा भाग है। जो मन का, जो चेतन मन है वो हिमखंड से इसकी तुलना की गई है कि समुद्र में जैसे हिमखंड होता है, जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो हमें बहुत कम दिखाई देता है, किंतु उससे बहुत बड़ा हिस्सा, उसका बड़ा हिस्सा क्या है, नीचे छिपा रहता है, पानी में छिपा रहता है। तो इससे ऊपर जो थोड़ा सा भाग हमें दिखाई देता है उसे फ्राइड ने चेतन मन की संज्ञा दी है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा भाग है, जो बड़ा भाग हिमखंड का है, जो पानी के अंदर छिपा रहता है, उसे अचेतन मन की संज्ञा किसने दी है, फ्राइड ने दी है। तो चेतन अचेतन के बीच की अवस्था क्या हो गई, अर्धचेतन हो गई। अब 9/10 भाग जो दमित इच्छाओं का भंडार है 90%, तो ये क्या है, अचेतन है। गुण जान लेते हैं इसके। अचेतन मन को मानव व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना है। किसको माना है, मानव व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना है अचेतन मन को। सेकंड इसमें इसका गुण है, अनेक विश्लेषणात्मक उपकरण को आधार प्रदान किया है, विभिन्न फोबिया, चिंता आदि के निदान में उपयोगी है, व्यक्तित्व को विभिन्न शील गुण में न बांटकर समग्र रूप पर बल देता है। यह व्यक्तित्व को जो है विभिन्न शील गुणों में ना बांटकर उसके समग्र यानी सब संपूर्ण रूप पर बल देता है। व्यक्तित्व में बाल्यकालीन अनुभव एवं क्रियाकलाप को महत्व देता है। व्यक्तित्व में जो उसके बाल्यकालीन अनुभव हैं, बाल्यावस्था में जो उसने अनुभव एवं क्रियाकलाप किए उनको महत्व देता है। इसके दोष क्या हैं ये भी जान लेते हैं। इस सिद्धांत में मापन और विश्लेषण की तुलना में पूर्व अनुभवों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसको, मापन और विश्लेषण की तुलना में जो पूर्व अनुभव हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित सिद्धांत है जिसे वर्तमान ने त्याग दिया, और यह सिद्धांत मानसिक रोग का कारण काम ऊर्जा को मानता है। ठीक है, जिसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक नहीं मानते। तो फ्राइड जो है मनोलैंगिक, जो इनका एक मनोलैंगिक सिद्धांत भी फ्राइड ने दिया है, मनोलैंगिक कहा जाता है उसे। अहम से संबंधित है। अहम से यहाँ पर क्या संबंधित है, तो अहम से क्या था, अब बताइए इसमें से आंसर क्या आएगा। शारीरिक इच्छा और मानसिक शक्ति दोनों को क्या करता है, संतुलन करता है, बराबर मानता करता है अहम। मस्तिष्क का 10% भाग होता है क्या, चेतन मन। मस्तिष्क का 90% भाग क्या होता है, अचेतन मन। अब अहम ईगो शब्द निर्देशित करता है किसको, वास्तविक सिद्धांत द्वारा। वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है ना अहम को। और सुखवादी सिद्धांत किसको कहते हैं, इदम को। आदर्शवादी सिद्धांत माना जाता है परम अहम को। अब इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक जो है वह है द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस। तो इस पुस्तक के लेखक हैं फ्राइड। तो इस वीडियो में इतना ही था।